बहुत-बहुत आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक। सब व्यूअर्स को बहुत-बहुत ईद मुबारक। आई होप आप ये मीठी ईद खुशियों के साथ मना रहे होंगे। स्पोर्ट्स का बड़ा शौक था हमारे टाइम। हाँ, हमारे टाइम पे वो बाहर वो खेलते थे, स्टापू खेलते थे हम। स्टापू खेलते और वो जुमेरात आई है, वो हाँ जी। खेलते थे। बस हमारे पास तो कोई मोबाइल वगैरह होता ही नहीं था, हम तो यही एक्टिविटीज़ करते थे जो सारे वो अ, एक होती जब है बचपन बर्फ वाली कौन सी ए, जो धौड़े लगती थी, बस यही वारी गेम्स होती बर्फ मानी हाँ, बर्फ पानी खेलते थे। एक वो कौन सी थी वो जो बकरम पकड़ाई नहीं उसे वो जो राउंड में आप बैठ जाते थे, जुमेरात आई है, जुमेरात है ये वो। कोटरा छुपा के जुमेरात आई है। अच्छा, ये खेल पसंद है आपको। अच्छा, मतलब कि बचपन में आप शरारती थी ये। हमारे हमारे पास चॉइस ही नहीं थी। हमारे पास वही स्टापू था, बर्फ पानी थी, कोकला छुपाती थी, ये बस ये चीज़ें थी। आप तो आप मिस करती थी। अच्छा, आप आपकी जो बच्ची है मज़ंग के अंदर आपको पता है छोटी-छोटी गलियाँ होती थी, तो 100-100 रुपए के नोट मिलते थे और तब 100 रुपए का नोट जो होता था ना, वो इतना लगता था कि उफ़! ताया अब्बू ने 100 रुपए का नोट दे दिए। वो 100 रुपए का नोट लेके हम बैठ जाते थे, कभी एक स्टॉल पे जाते थे, वहाँ गोलगप्पे खाते थे, फिर दूसरे स्टॉल पे जाते थे, वहाँ चाट 100 खाते रुपया थे। खत्म नहीं होता है। 100 रुपया ख़त्म नहीं होता था और कैंडी शॉप पे जाते थे, वहाँ से कैंडीज़ लेते थे, वो वक़्त ही फ़र्क था। उधर तक उस वक़्त तैयार होना फ़र्क लगता था। मुझे याद है हम 4 कज़िन्स होती थी, हमने सब ने सेम लहंगे बनाने, सेम कपड़े बनवाने, वो ठप्पे वाली मेहंदी। मेहंदी, रात को चाँद रात पे हमने अब्बू को कहना, शोर मचाने, हमें जाना है मेहंदी लगाने, जाना है। फँस जाते थे ट्रैफ़िक में, लेकिन हमने मेहंदी लगाने जाना होता है। मेरी ईद की रूटीन ये होती है कि मैं उठती हूँ, हम इधर मॉडल टाउन पार्क में ख़वातीन की नमाज की जगह होती है, तो मैं नमाज़ पढ़ने जाती हूँ। मेरा बेटा, मेरे वालिद, सारे घर के लोग पहले नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद जैसे आपको पता है कि हमारी ट्रेडिशन होती है कि हम मीठा ज़रूर खाएँ, तो सेवइयाँ हमारे घर में बहुत पसंद की जाती हैं। आप भी मीठा खाती हैं? मैं आप डाइट नहीं, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मीठा खाती हूँ खाती हैं। और स्पेशल रेसिपी है जिसमें मेरी दादी हमेशा से बनाती थी, जिसमें वो सेवइयाँ सेपरेट उबालती थीं, साथ दूध होता था और हम चीनी मिक्स करके उसके अंदर सेवइयाँ डालते थे। सो वो मुझे बचपन की याद है और हम वैसे भी खाते हैं, दूसरी सेवइयाँ भी बनती हैं बट इट्स अ ईद ट्रेडिशन एंड वी लव इट। एक ईद का मौका जो है वो बहुत खुशी का मौका होता है। आपने जैसे कहा मैं मुज़ंग में पैदा हुई और हमें खाने-पीने का बहुत शौक है, हम कश्मीरी भट्ट हैं, तो ईद पे लाज़मी तौर पे हम पाए हमारे घर पे बनते हैं, हरीसा बनता है और ये मोस्ट फ़ेवरेट डिश है। मेरे सारे कज़िन्स की फ़रमाइश होती है, तो दिन का ये होता है कि हम सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद सब तैयार होके मुज़ंग जाते हैं। अच्छा, मज़ाक भी जाती हाँ और हमारे पूरी फैमिली का ये ट्रेडिशन है कि हम वाइट पहनते हैं क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी कि सफ़ेद उनको ज़्यादा सफ़ेद पहनना चाहिए और वैसे भी मेरा भी वाइट मोस्ट फेवरेट कलर है, तो ईद पे मैं हमेशा हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं वाइट पहनूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। ईद ट्रांसमिशन के साथ हमारे साथ आज की जो गेस्ट है ईद के पहले रोज़, वो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तो रहनुमा भी हैं हीना परवेज़ भट्ट साहिबा और सबसे अहम जो है वूमेन प्रोडक्शन जो पंजाब की हैं उनकी चेयरपर्सन भी है। तो मैम सबसे पहले ईद के दिन आपने टाइम निकाला, इतना आपका बिज़ी शेड्यूल है उसमें से टाइम निकाला, सबसे बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मैम ये आपको सबसे पहले तो ईद मुबारक। ये बताइए कि ईद कैसी आप गुज़ार रही हैं? कैसा ईद का दिन जा रहा है और क्या-क्या मसरूफ़ियत रही है? अ, पहले तो बहुत-बहुत आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक। सब व्यूअर्स को बहुत-बहुत ईद मुबारक। आई होप आप ये मीठी ईद खुशियों के साथ मना रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद की रूटीन ये होती है कि मैं उठती हूँ, अ, हम इधर मॉडल टाउन पार्क में ख़वातीन की नमाज की जगह होती है, तो मैं नमाज़ पढ़ने जाती हूँ। मेरा बेटा, मेरे वालिद, सारे घर के लोग पहले नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद जैसे आपको पता है कि हमारी ट्रेडिशन होती है कि हम
मीठा ज़रूर खाएँ। तो सेवइयाँ हमारे घर में बहुत पसंद की जाती हैं। आप भी मीठा खाती हैं? मैं आप डाइट नहीं, कॉन्शियस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मीठा खाती हूँ। खाती हैं? और स्पेशल रेसिपी है जिसमें मेरी दादी हमेशा से बनाती थीं, जिसमें अच्छा। वो सेवइयाँ सेपरेट उबालती थीं, साथ दूध होता था और हम चीनी मिक्स करके उसके अंदर सेवइयाँ डालते थे। सो वो मुझे बचपन की याद है। और हम वैसे भी खाते हैं, दूसरी सेवइयाँ भी बनती हैं, बट इट्स अ ईद ट्रेडिशन एंड वी लव इट। अच्छा, अच्छा, ये ना सिर्फ़ ये बताइएगा, ईद पे क्योंकि आपने अब ख़्वाबों की बात कर दी है, आपका ताल्लुक भी मज़ाक से है। ईद के दिन क्या-क्या पकवान और बनते हैं? कौन-कौन से मेहमान आते हैं? रिश्तेदार आते हैं? सियासी लोग कौन-कौन से आते हैं? और ये किस तरह फिर मैनेज करती हैं? एक तो फैमिलीज़ को देखना, वालिद साहब को, बच्चों को और फिर बाहर जाकर जो है सियासी लोगों को भी मिलने का शौक है। फिर आपका जो एक चेयरपर्सन है आप प्रोडक्शन वूमेन की, वो भी बहुत अहम काम है, उसको भी साथ लेके चलती हैं, तो कैसे इसको मैनेज करती हैं? देखिए, एक ईद का मौका जो है वो बहुत खुशी का मौका होता है। आपने जैसे कहा मैं मुज़ंग में पैदा हुई और हमें खाने-पीने का बहुत शौक है, हम कश्मीरी भट्ट हैं। तो ईद पे लाज़मी तौर पे हम पाए हमारे घर पे बनते हैं, हरीसा बनता है और ये मोस्ट फ़ेवरेट डिश है। मेरे सारे कज़िन्स की फ़रमाइश होती है। तो दिन का ये होता है कि हम सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद सब तैयार होके मुज़ंग जाते हैं। अच्छा, मज़ाक भी जाती हाँ, हैं। और हमारे पूरी फैमिली का ये ट्रेडिशन है कि हम वाइट पहनते हैं, क्योंकि प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी कि सफ़ेद उनको ज़्यादा सफ़ेद पहनना चाहिए। और वैसे भी मेरा भी वाइट मोस्ट फ़ेवरेट कलर है। तो ईद पे मैं हमेशा हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं वाइट पहनूँ। रात के वक़्त कपड़े मैं चेंज कर लेती हूँ, जैसे अभी रात का टाइम हो रहा है, प्रोग्राम है तो इसमें तो चेंज कर, लेकिन सुबह के वक़्त जिस वक़्त नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो हम मेक श्योर करते हैं कि सब वाइट जो बंदे होते हैं हमारे, मेरे वालिद, जितने भी मतलब हमारे मेरे कज़न्स और नेफ्यूज़ सब वाइट कुर्ता पहनते हैं। कहीं न से भाई ये बताइएगा बचपन में तो बड़ों से बंदा ईदी लेता ही है। अभी आप तो एक चेयरपर्सन हैं, एमपीए बन गई, उसके बाद अभी भी वालिद साहब से ईदी लेने का सिलसिला मैं जारी है? बिल्कुल यही आपको बताने लगी थी, मैं कह रही थी मैं जब बचपन में हम होते थे, तो मुझे याद है कि मज़ंग के अंदर आपको पता है छोटी-छोटी गलियाँ होती थीं, तो 100-100 रुपए के नोट मिलते थे। और तब 100 रुपए का नोट जो होता था ना, वो इतना लगता था कि उफ़! ताया अब्बू ने 100 रुपए का नोट दे दिए। वो 100 रुपए का नोट लेके हम बाहर जाते थे, कभी एक स्टॉल पे जाते थे, वहाँ गोलगप्पे खाते थे, फिर दूसरे स्टॉल पे जाते थे, वहाँ चाट खाते ₹100 थे। खत्म नहीं होता है। 100 रुपया ख़त्म नहीं होता था। और कैंडी शॉप पे जाते थे, वहाँ से कैंडीज़ लेते थे, वो वक़्त ही फ़र्क था। हुँ। उधर उस वक़्त तैयार होना फ़र्क लगता था। मुझे याद है हम 4 कज़िन्स होती थी, हमने सब ने सेम लहंगे बनाने, सेम कपड़े बनवाने, वो ठप्पे वाली मेहंदी। मेहंदी। रात को चाँद रात पे हमने अब्बू को कहना, शोर मचाने, हमें जाना है मेहंदी लगाने, जाना है। फँस जाते थे ट्रैफ़िक में, लेकिन हमने मेहंदी लगाने जाना होता है। लेकिन ऑब्वियसली वक़्त के साथ-साथ चीज़ें फ़र्क होती हैं, टाइम फ़र्क होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़र्क होती है। अभी भी मैं अब्बू से आपने ईद कितनी लेती ईदी हूँ। ली है मैम ये बताएँ? ऐसी कितनी ईदी अब हज़ारों में अभी इस दफ़ा तो वैसे उन्होंने मुझे नहीं दी, लेकिन मैं ले लूँगी। लेकिन ईदी दी ज़रूर है। जितने भी मेरे कज़िन्स मेरे नेफ्यूज़ हैं, मेरे कज़िन्स के बच्चे, मेरी बहन के बच्चे, मेरा अपना बेटा, उन सबको ईदी दी है। अभी ईदी मिली नहीं है। ईद ईदी नहीं है। चलिए ये वालिद साहब को इस प्रोग्राम के बाद आप अच्छा सा लूटेंगी। तो बहनें भी आपसे ईदी लेती हैं या फिर आप बहनों को ईदी देती हैं? नहीं, मैं छोटी बहन को देती हूँ, बड़ी से लेती हूँ। बड़ी सी देती हैं। चलिए सही हो गया। अच्छा मैम ये बताइएगा कि चाँद रात का जैसे आपने ज़िक्र किया कि बचपन में तो बड़ा ही होता था कि मेहंदी भी लगवानी है, कपड़े भी और सारा कुछ। इस बार चाँद रात कैसी गुज़री आपकी? कोई स्पेशल होता है चीज़ करनी या अब ऐसा नहीं रहा? नहीं, ईद के मौके पे देखें हम खुशी भी मनाते हैं। देखें, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो 29वीं की रात की होती है। तो उस चीज़ का भी ज़रूर कंसिडरेशन रखनी चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने पूरे रमज़ान में इबादत की है, आखिरी अशरे में इबादत भी की है, रोज़े रखे हैं, उसको भी याद रखना चाहिए। लेकिन ईद की खुशी को भी मनाना चाहिए। तो मैं तो यही करती हूँ कि हमारे घर पे हम मेहंदी लगाने वाली लड़कियाँ बुला लेते हैं, कज़िन्स बुला लेते हैं, चूड़ियाँ खरीद लेते हैं अपने कपड़ों के साथ, अच्छा। यू नो। सो अम्मी होती हैं, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी बरकत ये होती है कि आपके पेरेंट्स हयात हैं, आपके साथ आपके पेरेंट्स जो आपकी ब्लेसिंग है। इसी तरह आपकी बहनें,
वो होती हैं, तो आपस में जब मिल जाते हैं सारी बहनें और उनके बच्चे, तो एक चाँद रात सा माहौल ऐसे ही बन जाता अच्छा मुझे नंबर 7 ये बताइएगा कि सबसे पहले ईद मुबारक किसको आप कहती हैं? वालिद साहब को कहती हैं, वालिदा को कहती हैं या कोई सियासी एमपीए कोई पंजाब असेंबली में आप इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी अक्सर वायरल रहती हैं, तो सबसे पहले ईद मुबारक का मैसेज किसका आता है? सबसे पहले मेरा बेटा मुझे ईद मुबारक विश करता है और उसके बाद मैं अपने वालिदैन को ईद मुबारक। सियासी लोगों में फिर सियासी लोग फिर सियासी लोगों में से सबसे पहले सियासी लोगों में से एमपीए सबको मैं करती हूँ। मैं मैडम मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को भी मैसेज करती हूँ। जितने मेरे ऑनरेबल एमपीएज़ हैं, मैं उनको ईद पे याद रखती हूँ। सात्तार साहब हों, 2 भी बिल्कुल फैमिली की तरह हैं। जितने भी लोग होते हैं उनको मैं लाज़मी मैसेज करके ईद की खुशियों का और ईद का मैसेज देती हूँ। अच्छा इनावर साहिबा ये बताइएगा कि माशाल्लाह आपकी जो जैसे आपने भी बताया अभी वालिद साहब से आपकी बात हो रही थी, वो भी मज़ाक की यादें ताज़ा कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने आपको इतना ज़्यादा नवाज़ा है और आप भी लोगों के लिए बहुत कुछ करती हैं। तो एज़ अ एमपीए बन जाना, फिर सियासत में आ जाना, एक अच्छा नाम कमाना और फिर वुमेन प्रोडक्शन जैसी अथॉरिटी का चेयरपर्सन होना जहाँ पे ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा ज़ुल्म होता है, फिर आप उसको जो है उनको कह लें कि सज़ा तक पहुँचाती हैं, जो भी इस तरह की हरकतें कर रहे होती हैं। तो ये सारा कुछ ईद के दिनों में काम ज़्यादा आ जाए या फैमिली को टाइम देती हैं तीनों दी? नहीं, देखिए काम बहुत टॉप प्रायोरिटी है हुँ। क्योंकि ये काम एक ऐसा काम है जो आप छोड़ नहीं सकते। देखिए किसी भी टाइम एक औरत पे घरेलू तशद्दुद भी हो सकता है। उस पे खुदा ना ख़ास्ता वो किसी रेप के इंसिडेंट से भी गुज़र सकती है। वो खुदा ना ख़ास्ता मर्डर भी हो सकती है, ऑनर किलिंग जैसे हो सकती है। कुछ असॉल्ट हो सकता है, हरासमेंट हो सकती है। तो इस काम के लिए मैं 24 आवर्स विजिलेंट हूँ। अच्छा ऐसा कभी मेरे लिए कि कभी आपने मतलब कि अपनी फैमिली को टाइम दे रही हो और घर पे बंदा हमेशा लेकिन अगर फ़ोन आ गया तो आप सब कुछ छोड़-छाड़ के उधर चली बिल्कुल, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ मेरी बहुत ज़िम्मेदारी का काम है। मैं आपको यही बता रही थी कि 2013 में मैंने सियासत जॉइन की, मैं एमपीए बनी। लेकिन जो मैंने लास्ट 2 टेन्योर जो ला वो लास्ट 2 टेन्योर्स में मैंने वो नहीं सीखा जो मैं इन 2 लास्ट ईयर्स में एज़ द चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीखा है। मेरा पहला केस सानिया ज़ाहरा का था, जिसमें वो बच्ची को ब्रूटली मर्डर करके उसको सुसाइड का नाम दिया गया। उसको हमें उस बच्ची की कब्र कुशाई करानी पड़ी। उसकी पीएफएसए से फोरेंसिक कराना पड़ा। उस बच्ची की जहाँ जिस पे वो जिस दुपट्टे से जिस पे उसकी नॉट थी, उस नॉट पे उसके मियाँ का, उसकी मदर इन लॉ का और उसके छोटे जेठ के डीएनए प्रोफाइलिंग आई। तो ये दिल टूटता है, मुश्किल काम है, लेकिन बहुत ज़िम्मेदारी का काम है। और फिर जस्टिस सर्व करना, फिर खुदा ना ख़ास्ता अगर औरत आपके पास आती है तशद्दुद की, देखिए हमने औरतों से ये वादा किया है कि हम उनको महफूज़ रखेंगे। मैडम मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने अपनी पहली स्पीच में ये कहा कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है और वो मीन करती हैं। उन्होंने 15 नंबर बनाया, 15 पे आप 2 को दबाएँगे तो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन जो है वो उससे आप कनेक्ट हो जाएँगे। 15 पे आप कॉल करें, विदिन 15 मिनट्स पुलिस आपके घर होएगी। आप अपनी आवाज़ ज़रूर रेज़ करें। इसके साथ-साथ पैनिक बटन्स बनाएँ। इसके साथ-साथ आपकी विदिन 24 आवर्स आपकी एफआईआर पुलिस की केपीआईज़ में है कि पुलिस आपकी एफआईआर्स फौरी दर्ज करेगी और आपको इमीडिएट जस्टिस देना हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। एक और चीज़ मैं ऐड करती जाऊँ, पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक प्रोटेक्शन सिस्टम का नाम है, जिसमें जब एक सर्वाइवर हमारे पास आती है, तो उसको उसकी एफआईआर से लेके उसको फ्री वकील देना, फ्री लीगल एडवाइज़र, उसको शेल्टर होम देना, अगर वो बच्चे के साथ आई है, तो उसके बच्चे को भी शेल्टर वहाँ देना। उसके बाद उनकी थेरेपी करना, उनकी काउंसलिंग करना, उनको प्रोसिक्यूशन में हेल्प करना, उनको जस्टिस दिलवाना। ये सब हमारी पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी में आता है।
और 2016 में ये लॉ आया था। देखिए इससे पहले लोग कहते थे कि ख़वातीन को अगर तशद्दुद हुआ है तो इसको चार दीवारी में रखना चाहिए। बाहर लेकिन निकालना चाहिए। लेकिन 2016 में मैं शहबाज शरीफ साहब को, जब वो उस टाइम सीएम थे, मैं कमेटी की मेंबर भी थी, तब ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन प्रोटेक्शन बिल 2016 जो है वो पास हुआ। उसके बाद अथॉरिटी कायम हुई 2017 में। मुल्तान का पहला प्रोटेक्शन सेंटर कायम हुआ। उसके बाद आपको पता है कि इन लोगों की बुज़दार बुज़दार की हुकूमत आ गई। 4 साल 5 साल 4 साल ने मिलके ज़ाया किए, कुछ नहीं किया ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए। सो जब दोबारा मैडम मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा सीएम आई पंजाब की, और वो तहरीक की पहली दफ़ा ख़ातून सीएम आई, तो उन्होंने कहा कि ख़वातीन को डेवलप करना, ख़वातीन को एम्पावर करना, ख़वातीन को महफूज़ रखना मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। फिर उन्होंने पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी जैसा इदारा जो है वो बनाया। और मैं बस ये ऐड करती जाऊँ कि ये मैं आपके फ़ोरम से लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे कानून में ये है कि अगर एक औरत जिस पे घरेलू तशद्दुद होता है, तो उस औरत को रेज़िडेंशियल ऑर्डर भी मिलता है। वो घर, जो बंदा है, जो तशद्दुद करता है, उसको वेकेट करना पड़ता है। औरत को रेज़िडेंशियल ऑर्डर भी मिलता है। इसके बाद उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर भी मिलता है कि, और ये ऑर्डर्स को कोर्ट से मिलते हैं। और ये प्रोटेक्शन ऑर्डर ये है कि आप उस औरत के की विसिनिटी में, हदूद में नहीं आ सकते। इसके बाद उसको मॉनेटरी ऑर्डर भी मिलता है। जब तक वो आपकी बीवी है, आपने इसको पे भी करने हैं। फिर इसके बाद बच्चों की कस्टडी आपके पास है, और बच्चों का खर्चा उस बंदे ने देना है। ये चीज़ें मैं चाह रही हूँ क्योंकि आपका जो शो है बहुत लोग देखते हैं, तो ये स्पेशली आपके शो से मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ अपने औरतों को कि उनको ये पता होना चाहिए। और अगर खुदा ना खास्ता कभी भी आप पे किसी भी किस्म का तशद्दुद हो, तो आपने आवाज़ बुलंद लाज़मी करनी है, क्योंकि उसके बाद एक बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। आपने मेडिकल लीगल कराना है, आपने एफआईआर दर्ज करानी है। ये सब कुछ पे के लिए हम पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी आपको हेल्प करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया है ना बट साहिबा, लेकिन सवाल मेरा ये है कि आप जब इस तरह की जगहों पे जाती हैं, जैसे आपने सानिया ज़ाहरा की बात की, एक आप काने में गई, 18 साल की बच्ची के साथ हुआ था, शेखुपुरा में गई, पूरा पंजाब आप घूमी, फैसलाबाद, उसके बाद लाहौर में, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि शादमार में वो बख्तावर जो केस था। तो आपकी पर्सनैलिटी तो बड़ी कह लें कि सेंसिटिव सी है, जब इस तरह की आप जाकर वहाँ पर तशद्दुद ज़दा लाश देखती हैं, तो आँसू नहीं निकल आते? देखिए, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने स्पेशली मुझे ये काम शायद मेरे से करवाना था। और मैं चाहती हूँ, भी बख्तावर के वालिद से जब मैं मिली, तो उस बख्तावर का वालिद जो मुझे बता रहा था कि उसका मियाँ हर रोज़, हर दूसरे तीसरे दिन उससे पैसे माँगता था। उसने रिसेंटली जिस दिन उसको कत्ल किया, उस रात को उसके वालिद से कोई 3 करोड़ रुपए माँगे। हाँ। वालिद ने 3 करोड़ उस वक़्त नहीं थे, उसने 1 करोड़ दिया। उसके बाद वो बच्ची बख्तावर की गाड़ी बेचने जा रहा था, और वो रोका और उसने रोका, और उसने क्या किया, उसने शीशा तोड़ा, ग्लास, और उसने ग्लास तोड़ दिया। उसके 3 बच्चे हैं बख्तावर के। तो मैं ये कहती हूँ कि ये नहीं, लेकिन अल्लाह ताला जो है, एक तो नर्व स्ट्रॉन्ग कर देता है, दूसरा मेरे लिए मेरी इंटेग्रिटी ने मुझे ये एक अल्लाह ताला ने एक मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि ये ये सच्ची एक ख़वातीन को जस्टिस देना के लिए, आई थिंक आई हैव वेरी वेरी strong resolve. That's why I say that this work, I am so passionate about it. Because जहाँ justice का काम है ना, देखिए, एक हक की बात है, सच की बात है। हम सब ने हक और सच के साथ खड़े होना है। अभी आप करंट सर्कमस्टांस भी देख लें, जिस तरह मुस्लिम उम्मा डिवाइडेड है, हमें उसमें भी देखना चाहिए कि हम सारी मुस्लिम उम्मत इकट्ठे हों और हक और सच मुसलमान उम्मा के साथ खड़े, फिर बाजी में ना जाए, क्योंकि गोल होना चाहिए हमारा हक की तरफ। तो ये चीज़ें आपकी
जो कुरान है ना वो आपके प्रिंसिपल्स को बहुत क्लियर कर देता है। और जब जस्टिस भी दे रहा है ना तो जस्टिस आप देखते हो, डिटेल्स देखते हो। हम पीएफएस से हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस देता है। जब हमारे पास कंफर्म हो जाता है उस बंदे का डीएनए मैच हो जाता है उसके साथ कि उसी ने मारा है, तो फिर तो उसको सजा देना है इम्पोर्टेंट है। इसी तरह ज़ारा सानिया ज़ारा वाले केस 1 में साल पूरा टाइम लेके उसको सज़ाए मौत मौत दिलवाई, जी। तो वो जब उसको सज़ाए मौत हो गई, कितना आपके अंदर अपने आप एक सुकून था कि पूरा आप 1 साल पीछे लगी रहीं और फिर देखिए उसको मैं फांसी के फंदे तक पहुँचाया और फिर आप मेरे लिए की फीलिंग्स क्या थी ना सर? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए उसके बाप की फीलिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि जब मैं सानिया ज़ारा के वालिद को मिलती थी तो वो मुझे सिर्फ एक बात करता था कि मेरी बेटी के ऊपर से खुदकुशी का लेबल उतरवा दें। तो मुझे खुशी सिर्फ इस बात पे है कि उसने अपनी इस बेटी खो दी। उस बच्ची के 2 छोटे-छोटे बच्चे थे। लेकिन उसके बाप की खुशी को देख के मेरी आँखों में भी आँसू आ गए। अच्छा नंबर साहिबा इस सारे मामले में आपके वालिद साहब जो हैं, वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं? क्योंकि आप भी माशाल्लाह बेटी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद मुझे बहुत सपोर्ट करते जब इस हैं। तरह का कोई वाक़या आता है, कोई फ़ोन कॉल करते हैं कि आप यहाँ पे हैं? क्या बात होती वो सबसे पहले तो सुबह उठते हैं, न्यूज़ चेक करते हैं। जितनी न्यूज़ में इंसिडेंट्स होते हैं ना, सबसे पहले मुझे उसकी स्क्रीनशॉट भेज देते हैं कि तुमने इस पे भी एक्शन लेना है, इस पे भी एक्शन लेना है, इस पे भी एक्शन लेना है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स को अल्लाह ताला हयात रखे, वो मेरे मेंटर हैं, रोल मॉडल हैं और उनको मेरे से ज़्यादा सियासत का शौक है। मैं कोई स्पीच की या कोई इतनी तैयारी नहीं करती, लेकिन उनको लगता है उनकी कोशिश होती है कि मैं रातों को इसकी स्पीच लिख दूँ। एक ये लाइन भी ऐड करें, ये भी ऐसा होता है, ये रात को बता रहे होंगे आपको कि ये लाइन भी ना साहब 7th बोलें। के अंदर वालिदैन में बहुत हिकमत होती है, तो अल्लाह ताला अल्लाह उनको ताला उन्हें बिल्कुल अच्छा हिना साहिबा आप है तो ईद का प्रोग्राम लेकिन आपकी जो आप जिस अथॉरिटी की चेयरपर्सन है वो अच्छा ये बताइएगा ये जो मशहूर हमने देखा है टिकटॉकर्स हैं, इनके भी बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आ जाती हैं, फिर वो लड़कियाँ परेशान हो जाती हैं। 1-2 के तो आप घर भी गई हैं या उनको ऑफ़िस भी बुलाया, जैसे वो अलीना आमिर साहिबा थी, उनको आपने मेरे ख्याल ऑफ़िस बुलाया, उनका भी एक मामला था ऐसा देखिए यहाँ पे क्या बाद में उनको उसका फाइनल क्या हुआ? उस पे देखिए क्या इस साल की हमारी कैंपेन जो थी 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़्म फॉर जेंडर बेस्ड वायलेंस वो साइबर क्राइम पे थी। ये जो वीडियो लीक्स हो जाती है इसका तो ये ऐसा वही कह रही हूँ साइबर क्राइम पे थी साइबर क्राइम ओके और साइबर क्राइम इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ वायलेंस। ओके अगर आप किसी भी औरत को ब्लैकमेल करेंगे और खुदा न खास्ता उसकी वीडियो से ब्लैकमेल करेंगे तो वो भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ठीक और जितने भी लोग ये मैं एक स्ट्रिक्ट मैसेज दे दूँ कि मैंने इस तरह बहुत केसेस विज़िट किए हैं। मैं एक दफ़ा जहाँ गई थी और वहाँ एक बच्ची ने सुसाइड कमिट कर ली। सुसाइड कमिट की और उसके फ़ोन से जब डेटा निकला तो उन्होंने देखा एक लड़का उसको ब्लैकमेल कर रहा था। उस लड़के के पास उसी की वीडियोज़ थी और उस वीडियो के पीछे उसको ब्लैकमेल कर रहा था और उस बच्ची ने अपनी जान ले ली। और पुलिस ने मेरे सामने 5 बच्चियाँ बिठाई हुई थी, जो उसी सेम बंदे से ब्लैकमेल हुई थी। तो ये मैसेज आपके लिए ये भी मैं अपने व्यूअर्स को आज मैसेज दूँगी ईद पे कि कभी भी अपने देखिए हाँ, सबसे गलतियाँ हो जाती हैं और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। लेकिन खुदा न ख़ास्ता ऐसी कोई भी ब्लैकमेलिंग वीडियो, तस्वीर किसी के पास हो तो आप एनसीसीआई और साइबर क्राइम पे रिपोर्ट करो और या हमारे ऑफिस आ जाएं पीडब्ल्यूपीए हम आपको गाइड कर देंगे और बहुत आसान प्रोसीजर है और इसमें इंसाफ लेना बहुत आसान है और ये भी हमारा पार्ट ऑफ आवर जॉब है कि हम अपनी बच्चियों को इस तरह की ब्लैकमेलिंग से और साइबर बुलिंग से बचाएं। ठीक हो गया हिना बट साहिबा ये बताइएगा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा आपका बड़ा ताल्लुक है तो ये बताइएगा जो वज़ीर आला साहिबा इस वक़्त काम कर रही हैं, ख़ास तौर पे वुमेन वुमेन के हवाले से, बाकी डेवलपमेंट्स के काम चल रहे हैं। क्या कहेंगी आप? जो ऑपोज़िशन है वो तो तनकीद दर तनकीद मामला चल रहे हैं। पंजाब असेंबली में भी हम देखते हैं अक्सर कि बजट हो या कोई और चीज़ हो तो शोर-शराबा दूसरे बेंचेस से आ रहा होता है। तो कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती कि ऑपोज़िशन जो है वो
इस पॉइंट आउट करें कि ये चीज़ ठीक नहीं है, फिर मिलकर बैठें, उसको अवाम की बेहतरी के लिए काम हो, वो हमने नहीं देखा। तो आप वज़ीर साहिबा की जो कारकर्दगी है और ये सारी चीज़ें हैं, इस पे क्या कहेंगी? और जो आपकी इनसे मुलाकात होती है, उसमें वो किस चीज़ को लेके ज़्यादा होती हैं? प्रायोरिटी पे क्या होता है उनके ये बताइएगा? देखिए मैंने पंजाब के अंदर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से बेहतर सीएम नहीं देखा। शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग सीएम, शी इज़ अ टास्क मास्टर, शी इज़ वेरी, वेरी इंटेलिजेंट। आपको उनकी सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? वो कमिटमेंट करती हैं, और डिसीजन मेकर है। शी इज़ अ वेरी गुड डिसीजन मेकर, और जिस चीज़ की वो ठान लेती हैं ना, वो करके दिखाती हैं। अब मैं आपको अभी बता दूँ, रमज़ान में जो रमज़ान पैकेज था, हाँ, रमज़ान पे। इसके बाद अपना घर अपनी छत, मैं उस पे गई हूँ, मैंने खुद विज़िट किया। जो लोगों को अपना घर अपनी छत प्रोग्राम से उनको घर मिल रहे हैं, वो उनके लिए दुआएँ देती हैं। इसी तरह होने और स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तीरानी प्रोग्राम, अभी मैं उस दिन इसी रमज़ान में मैडम मरियम ने जो है वो ई-कार्स वाली हाँ, स्कीम निकाली, टैक्सी का ई-टैक्सी, टैक्स और उस पे विमेन का कोटा उससे ज़्यादा था। देयर वर पिंक इलेक्ट्रॉनिक टैक्सीज़ अवेलेबल। इसी तरह इको फ्रेंडली जो बसेस निकाली। फिर मैं एक दिन कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल वाले पे गई, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में उन्होंने किया हुआ था। उसमें 1000 बच्चे का फ्री कार्डियक सर्जरीज़ हुई, और 1000 बच्चा वो था फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। अच्छा, मतलब कि ये नहीं कि पंजाब पूरे पाकिस्तान से वो बच्चा ले केपीके के बच्चे भी थे, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, 1000 बच्चे। और मैं उनके वालिदैन को देख रही थी कि किस तरह वो मैडम को दुआएँ दे रही थी। तो आई थिंक शी इज़ डन अ ग्रेट ग्रेट वर्क ड्यूरिंग हर टेन्योर, चाहे विमेन एम्पावरमेंट के काम हो, विमेन डेवलपमेंट के काम हो, एजुकेशन के काम हो। कुछ लोग कहते हैं कि मरियम साहिबा से मिलना जो है मुश्किल है, कुछ एमपीज़ भी ये गिला करते हैं। तो आप तो करीबी हैं, ऐसा कोई बात थी या ऐसा आपको लगता है कि ये नहीं, मैडम मरियम नवाज़ शरीफ इज़ वेरी रीचेबल, शी इज़ वेरी कनेक्टेड टू द पीपल। वो लोगों का एहसास करती हैं, शी हैज़ एम्पैथी। वो सबसे बहुत अच्छी तरह मिलती हैं। उनमें बहुत ह्यूमिलिटी है। शी मीट्स एवरीवन, ग्रीट्स एवरीवन। रिमेंबर ज़हीन बहुत हैं, अपनी स्पीचेस खुद लिखती हैं। अच्छा, यही उधर ही था। she writes her own speeches, she was sitting there writing her own speeches, so बहुत ज़हीन है। अच्छा, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बारे में। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से कौन-सी ऐसी चीज़ है आपको लगता है कि जो जितने भी वज़ीर-ए-आज़म गुज़रे हैं, इमरान खान हो या उससे पहले जितने भी वज़ीर-ए-आज़म थे, प्राइम मिनिस्टर जो थे नवाज़ शरीफ साहब और अब भी, कौन-सी ऐसी आपको खूबी उनमें लगती है कि ये किसी और में नहीं थी? एक खूबी तो मैं आपको बता सकती हूँ क्या? कि अगर आप मियाँ साहब की तरफ खाना खा रहे हैं ना, तो मियाँ साहब आपको खुद खाना डाल के देते हैं। मियाँ साहब इतने हम्बल हैं, इतने प्यार मोहब्बत से खाना आपकी खिलाते हैं मुलाकात कि आपकी प्लेट में खाना वो खुद डालेंगे। आपकी मुलाकात लास्ट कब हुई और क्या उस मेरी होती रहती है मुलाकात, मुझे इस मुलाकात को याद करूँगी जब मैं उनके साथ खाने पे बैठी हुई थी, और वो खाना इतने हम्बल हैं कि वो आपकी प्लेट में खाना भी डालते हैं। मियाँ साहब को ज़्यादा और क्या पसंद दूसरी है बात, खाने में? मियाँ साहब खाने-पीने के शौकीन हैं हमारी तरह। हाँ, लोगों सब कुछ खाने-पीने के शौकीन हैं। अल्लाह ताला उनको इसी तरह सेहत में रखे। लेकिन मैं मियाँ साहब की एक और चीज़ आपको बताऊँ कि मियाँ साहब का विज़न जो है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर उन्होंने मोटरवेज़ बनाई, जिस तरह पाकिस्तान में उन्होंने एयरपोर्ट्स बनाए, जिस तरह पाकिस्तान में उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन दी, जिस तरह पाकिस्तान में मेट्रो बसेस बनाई, जिस तरह पाकिस्तान में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर लिया, जो पाकिस्तान का उन्होंने विज़न बनाया, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे सामने लेके आए, ये और कोई नहीं कर सकता। अभी भी जो मैडम मरियम नवाज़ शरीफ कर रही हैं, वो मियाँ साहब का विज़न है। अभी भी मियाँ शहबाज शरीफ जो कर रहे हैं, वो मियाँ नवाज़ शरीफ का विज़न है। तो ये पाकिस्तान में पाकिस्तान का विज़न जो अब है,
और पहले भी जब भी मियाँ सबका टेन्योर था और जितना भी उन्होंने डिलीवर किया पाकिस्तान में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सब कुछ इस सब कुछ का लेआउट नवाज शरीफ का है। ये कार्डियोलॉजी सेंटर्स जो नए बन रहे हैं, ये कैंसर के 3 सेंटर्स जो नए बन रहे हैं, जो तालीम के नए इदारे बन रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स के यूनिट्स बन रहे हैं, जो फ्री अद्वियात वाले काम हो रहे हैं, जो रमज़ान पैकेज के काम हो रहे हैं, जो ई-टैक्सी स्कीम्स हो रही हैं, ये सब मियाँ नवाज शरीफ का अच्छा अच्छा हिना बट साहिबा ये बताइएगा हम दोबारा ईद पे आते हैं तो माशाल्लाह आपने लम्स में भी स्टडी की है तो लम्स की में जब आप पढ़ती थी एज अ स्टूडेंट आपकी ईद कैसी होती थी जब क्या ईद पे स्पेशल होता था जब क्या कैसी ईद गुजारती थी मैं बहुत पढ़ाकू बच्ची थी अच्छा मतलब कि और फुल बट हाँ लेकिन ईद के मौके पे तब भी मैं बहुत तैयार होती थी तभी मुझे शौक था तैयारी का लेकिन आई वाज वेरी कोई बचपन का ऐसा किस्सा हो जो अभी भी याद हो कि ईद पे वो दिन पे यूं किया था अब तो लाजमी बात है कि वो बचपन के बहुत किस्से होते हैं मुझे याद है कि हम मैं वही बता रही हूँ बचपन बहुत छोटा वाला बचपन जिसमें सबसे 100 रुपए ईदी लेके तो चले जाना बाहर चाटें खानी कैंडीज खानी नेबर्स के घर जाना उनसे ईदी मांग लेनी सामने बिल्कुल बहुत छोटा हमारा नेबरहुड था पीछे वाले हम पीछे दीवार फैलांग के ऊपर मतलब साथ वालों के घर चले जाएं उनसे ईदी ले लेते हैं यू नो लाइक ऑल दिस यू रिमेम्बर दैट ये आप आजकल के बच्चे नहीं कर सकते आजकल के बच्चे नहीं कहते वो जनरेशन क्या कहते हैं जनरेशन जी हो गई हाँ अच्छा अच्छा इन नंबर से वो ये बताइएगा कि क्या किस चीज़ का शौक था ज़्यादा बचपन में मतलब कि कपड़े पहनने का तो ज़्यादा अच्छे नहीं कपड़े स्पोर्ट्स का बड़ा शौक था हमारे स्पोर्ट्स का टाइम शौक हाँ हमारे टाइम पे वो बाहर वो खेलते थे स्टापू खेलते थे अच्छा हम स्टापू खेलते और वो जुमेरात आई है वो हाँ जी खेलते थे बस हमारे पास तो कोई मोबाइल वगैरह होता ही नहीं था हम तो यही एक्टिविटीज करते थे जो सारे वो अ, एक होती अच्छा है बचपन बर्फ वाली कौन सी ए, जो दौड़े लगती थी बस यही वाली गेम्स होती बर्फ मानी हाँ बर्फ पानी खेलते थे एक वो कौन सी थी वो जो बकरम बकराई नहीं वो जो राउंड में आप बैठ जाते थे जुमेरात आई है जुमेरात है ये वो कोटला छिपा के जुमेरात आई है अच्छा ये खेल पसंद है आपको अच्छा मतलब कि बचपन में आप शरारती थी ये हमारे हमारे पास चॉइस ही नहीं थी हमारे पास वही स्टापू था बर्फ पानी थी कोकला छुपाती थी ये बस ये चीजें थी आप तो आप मिस करती थी अच्छा आप आपकी जो बच्ची है उनको तो इन खेलों का पता भी नहीं होगा नहीं नहीं आई डोंट थिंक उनको पता है उनकी अपनी होती हैं वो अब आजकल पैकेट खेलते हैं हाँ 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 अच्छा इन्हें बट से क्रिकेट खेलते हैं अच्छा अच्छा खाने पीने का तो आपको लाजमी बात है शौकीन है आप बाट जो हैं तो ज्यादा वैसे क्या खाने का बारबेक्यू पसंद करती हैं हाँ मैं देसी प्रोटीन्स खाती हूँ बारबेक्यू पसंद है बारबेक्यू देसी खाती हूँ मतलब चिकन बोटी हो फास्ट फूड वगैरह से नहीं अवॉइड करती हैं मैं फास्ट फूड नहीं मैं खाती ज्यादा कार्ब्स नहीं मैं खाती अच्छा काब्स लाइक देसी खाने हाँ आई और ईट लाइक बारबेक्यू कबाब्स चिकन बोटी तंदूरी चिकन या मटन में भी अगर जैसे पुलाव बनाओ तो उसमें से भी आई टेक द मीट आउट सो आई लाइक दिस काइंड ऑफ स्टफ मतलब देसी खाने कोई ये नहीं कि बर्गर शगर खा लिया और नहीं पेट बढ़ा नहीं ठीक है अच्छा ये बताइएगा मूवीज का शौक था नवर साहब आपको या ड्रामा ज्यादा देखती थी आजकल तो वैसे भी नेटफ्लिक्स और इस तरह की चीजें आ गई हैं तो नहीं मैं ड्रामास पाकिस्तानी देखती हूँ फॉलो करती हूँ बहुत अच्छे ड्रामास हैं आजकल फेवरेट कौन सा मैंने रेप नंबर 9 पहले देखा था और वो हमारे साथ बहुत क्योंकि वो रेप केस पे था और वो चलता भी है तो बहुत से ऐसे मैं ये ज़रूर करूँगी कहूँगी कि पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो इनक्रेडिबल जॉब्स कर रही है और इस तरह की स्टोरी लाइंस लेनी चाहिए जिस तरह जो विक्टिम्स ऑफ रेप हैं या इवन विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस उस तरह के ड्रामे बनाएं ताकि आप पॉजिटिव मैसेज भी दे सही ना बट साहब आपको कभी ऑफर हुई किसी मूवी में किसी फिल्म में कभी काम करी या कभी आपने सोचा कि जब भी आप अक्सर असम्बली आती हैं या सोशल मीडिया पे आपको वो क्वीन भी एक लक़ब दिया गया था खासतौर पे सोशल मीडिया की क्वीन कहा जाता था तो उस तरह की कभी ऑफर हुई कि आपने किसी ड्रामा नहीं मुझे कभी नहीं देखिए ना सियासत वैसे ही एक फुल टाइम जॉब है मैं से पहले फैशन डिज़ाइनिंग का मेरा काम करती थी लेकिन सियासत की वजह से मुझे वो भी बंद करना पड़ा अच्छा वो अब आप नहीं कर नहीं करी बिकॉज सियासत इज़ अ फुल टाइम जॉब एंड इट्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैं हमेशा से मेरे में ये पैशन है कि ख़वातीन के लिए काम कर सकूं मैं ख़वातीन को किसी तरह एम्पावर कर सकूं मैं ख़वातीन के लिए लेजिस्लेशन कर सकूं हमने एसेट कंट्रोल बिल लाया उन ख़वातीन के लिए जिनके मुंह तेज़ाब पे एसिड फेंकने से ख़राब हो जाते थे तो अब ये कहते हैं ना
ये वो ज़िंदगी के शौक ख़त्म हो गए हैं। अब एक जो सियासत है ना, उसमें मैच्योर लाइफ लोगों जा के रही है। लोगों की हेल्प करना, जिस तरह मर्ज़ी हो सके, वो 18 साल से कम उम्र की जो शादियाँ थी, उस पे भी आपने काम किया और अक्सर हम देखते हैं कि जी पंजाब असेंबली की अल्हम्दुलिल्लाह। रीड करता हूँ तो दिस इज़ वेरी बहुत गुड। सी मैं आपको करारदादें आप बताऊँ, लेके आते हमारे हैं। पास ऐसे-ऐसे पेरेंट्स आते थे जो रो रहे होते थे और वो कहते थे मेरी 12 साल की बच्ची कोई अगवा कर के लेके आए, मेरी 14 साल की बच्ची चली गई है। अच्छा, तो हमारे पास कोई एनफोर्समेंट का कानून नहीं था। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट 18 इयर्स ऑफ मैरिज आ गई है फॉर द बॉय एंड द गर्ल। सो एटलीस्ट वी हैव एन ऑर्डिनेंस टू गेट इट एनफोर्स्ड। इन नंबर से ईद का मौका है तो ओपोज़िशन जो है वो इस वक़्त ओपोज़िशन के जो रहनुमा है या जो उनके लीडर है इमरान खान वो जेल में। ईद के दिन उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? अक्सर उनकी जो बहनें हैं या उनकी जो वाइफ़ है वो भी जेल में है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? टेबल टॉक जो है वो सियासत में सबसे अहम मुज़ाकरात होते हैं। शहबाज शरीफ साहब भी ये बात कर चुके हैं, स्पीकर साहब भी अक्सर ये बात करते हैं। आप क्या कहेंगी? पीटीआई को ईद वाले दिन सब चीज़ें छोड़ के टेबल पे बैठे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें, ये नहीं हो सकता? देखिए ईद का मौका है, मैं उनको ईद मुबारक भी कहूँगी और उनकी बहनों को भी ईद मुबारक कहूँगी। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ओवरऑल दहशतगर्दी है, जिस तरह अफ़गानिस्तान की तरफ से हमारे बॉर्डर पे दहशतगर्दी हो रही है, दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, ईरान का सिनेरियो है, इंडिया का सिनेरियो है, ओवरऑल वर्ल्ड ऑर्डर का सिनेरियो है। तो आई थिंक all of us, this is not only for Imran Khan or his sisters, सबके लिए ये पैगाम है कि हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं बिल्कुल। और रियासत पाकिस्तान के लिए हम सब इकट्ठे हैं और सिर्फ पाकिस्तान। और एक और चीज़ कि जितनी भी जो भी चीज़ हो जाए, देखिए हम सब बहुत स्ट्रांगली कंडेम करते हैं कि जो ईरान में हुआ, उनकी लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहीद हुए, बहुत दुख है। लेकिन आपने अपने मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी नहीं करनी। नहीं है, बिल्कुल। इस चीज़ ये मैसेज मैं आपको ईद पे ज़रूर दूँगी कि दुश्मन चाहता है कि हम आपस में लड़ें। दुश्मन चाहता है कि मुसलमान आपस में और लड़ें और इनकी आपस की लड़ाइयाँ शुरू हो जाएँ। दुश्मन चाहता है कि पाकिस्तानी अपने मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करें। लेकिन हमने हिकमत से, ज़िम्मेदारी से और अक्लमंदी से हमने काम करना है। तो दिस इज़ द मैसेज। बिल्कुल ठीक हो गया। एक बात और आपके ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की जो जमात है, आपको पीपल्स पार्टी की पूरी जमात में से अगर एक बंदा कहा जाए अभी मौजूदा, कौन-सा बंदा आपको लगता है कि ये बड़ा आपका फ़ेवरेट है पीपल्स पार्टी में? पीपल्स पार्टी में बहुत रिमार्केबल लोग हैं। अ, आसिफ अली ज़रदारी, ट्रू पॉलिटिशियन। यूसुफ रज़ा गिलानी, ट्रू statesman, Sherry Rahman, incredible woman. So I think पीपल्स पार्टी के बहुत अच्छे रिफाइंड और वोकल अच्छे सियासत और बिलावल भुट्टो, बिलावल। ही इज़ विटी, he can do great at diplomacy. Even Asifa speaks very well. So I think Party is blessed with people who are जिसे कहते हैं सही तौर पे सियासी भी हैं और बात भी अच्छी करते हैं। पीटीआई की अगर बात की जाए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में कौन-सा आपको लगता है पीटीआई में सवाए फितना फसाद, एक भी बंदा नहीं? वो आपस में ही लड़ाइयाँ करते रहते हैं। वो हमारे साथ क्या बना के रखेंगे? हर वक्त वो आपस में ही इतनी उनकी लड़ाइयाँ, उनके अपने इतने ग्रुप्स हैं। मैं सच में हर दफ़ा सोचती हूँ, एक अलीमा खान का ग्रुप है, एक बुशरा बीबी का ग्रुप है, एक फराह गोगी का ग्रुप है, एक सलमान का ग्रुप है, सलमान अकरम राजा। सलमान अकरम राजा का ग्रुप है, एक अली अमीन गंडापुर की जो एक्टिंग है वो ख़त्म नहीं होती। तो समझ ही नहीं आती, उनमें इतनी फ्रैक्शंस हैं, सब तो उनको छोड़ के चले गए हैं। सो आप देखें, एक हमारा टाइम था, हमारे पे भी बहुत बुरा टाइम आया। मियाँ साहब को जो है गिरफ्तार कर लिया, मरीम बीबी को गिरफ्तार किया। यार किस तरह मरीम बीबी सामने आई, उन्होंने अपनी वालिद के टाइम पे पार्टी को संभाला। पीएमएल का कोई एक बंदा भी डाइवर्ज नहीं हुआ। पुरानी पीटीआई की बात कर लेते हैं, अब तो चलें सारे नए आ गए। पुरानी तो छोड़िए जाए,
नहीं कोई था फेवरेट? नहीं कोई भी नहीं था, लेकिन तब असद उमर चला गया, फवाद चौधरी छोड़ गया, कौन रह गया? एवरीवन लेफ्ट। अभी जो आपके साथ असेंबली में कुछ खवातीन हैं, उसमें से आपको लगता है कि ये कोई स्पार्क है, कोई पॉलिटिकल विजन है? नॉट एट ऑल, सॉरी टू से, दे जस्ट आपस में लड़ाइयाँ ही करते रहते हैं, सवाए मुल्क के अंदर फितना फसाद क्रिएट करने के, सवाए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने के। साफ बात है, 9 मई के बाद जो उन्होंने किया, जब GHQ पे हमला किया, उसके बाद से आई डोंट थिंक अब मेरे दिल से उतर गया। सरदार लतीफ़ खोसर साहब वो आजकल बहुत ज़्यादा ये बयानबाज़ी कर रहे हैं। उन पे उन पे नो कमेंट्स। एक उनका सवाल मैंने सुना है, कि खान साहब जो है ईद अपने घर नो कमेंट्स, मुझे नहीं पता वो कितने सालों से कह रहे हैं। एक हो गया जी। वो हर साल यही स्टेटमेंट देते हैं। नहीं वो ऐसा क्यों कहते हैं? एज़ अ पॉलिटी ही जस्ट वांट्स अटेंशन। सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए कि मीडिया ठीक हो गया। लास्ट में हिना भट्ट साहिबा, आपके महकमे के हवाले से आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे। थैंक यू सो आप उन खवातीन की मदद कर रही हैं और इंसाफ दिला रही हैं, जो कि बहुत ही वंडरफुल काम है। लोग जो हैं खवातीन जो, अच्छा कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको रेफरेंस में कहा हो कि इस खवातीन का मामला देखें, बहुत ख़राब है, वो फ़ोन कॉल्स आ रही जी, हैं? जी, मेरा नंबर ऑन 24 मुझे तो सारे ये कह रहे होते हैं मेरा नंबर टोल फ्री नंबर बन गया। सो बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कॉल्स भी उठाती हूँ, मैं लोगों को मिलती भी हूँ। मेरी बहुत ओपन अप्रोच है, खुली कचहरी वाली अप्रोच है। मैं ऑफ़िस में बैठती हूँ, जो आता है मैं उसको मिलती हूँ। सोशल मीडिया के हवाले से आप इतना वायरल रहती हैं। लास्ट आपको याद है कि पंजाब असेंबली में स्पीकर साहब ने कहा, हिना भट्ट साहिबा आप मेरी तरफ देख के बात करें, वो क्लिप इतना वायरल हुआ, वो क्या बात थी वो बेसिकली? कुछ भी नहीं, देयर वाज़ नथिंग, सी स्पीकर साहब हम सबके मतलब ही इज़ वी लुक अप टू हिम, ही इज़ अ मेंटर, ही इज़ अ आइडियल, हम सबको अपनी बहनों की तरह लेते हैं। तो वो आपको पता है पीटीआई की शरारतें होती हैं बस। लास्ट पे ईद के हवाले से क्या, ईद का क्या मैसेज देंगी? ईद के हवाले से ईद के हवाले से आपस में प्यार मोहब्बत से रहें और नफ़रतें ख़त्म कर दें। जिन रिश्तेदारों से लड़ाइयाँ हैं, उनके ताने भूल जाएँ, उनको जाके ईद मिलें और मोहब्बत का पैगाम दें। ईद दिल खोल के दें बच्चों को, जितनी ईदी दे सकते हैं दें, उनको याद रहेगी और अच्छी ईद गुज़ारें। उतना खाएँ जितना हज़म हो। लास्ट टाइम मुझे रेस्क्यू 1122 वाले लोग कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा कॉल्स उनको ईद पे आती हैं, क्योंकि ईद के खाने के बाद उनके पेट में इतनी दर्द होती है कि रेस्क्यू 1122 कॉल्स आती हैं। तो अपनी सेहत का ख़्याल रखें, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें और बहुत-बहुत ईद मुबारक। जी, आप ये गुफ्तगू सुन रहे थे हिना परवेज़ भट्ट साहिबा की, जो कि आपको देखने को तो बड़ी सेंसिटिव सी लगती होंगी, लेकिन जो पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उनकी चेयरपर्सन है और ऐसे-ऐसे काम, मतलब कि जो ख़वातीन को तशद्दुद किया जाता है उनके ख़ावंद की तरफ से, या वैसे कोई और मामलात होते हैं, उनकी जड़ तक पहुँचती हैं, उनको इंसाफ दिलवाती हैं। मुल्तान जैसा जो सानिया ज़ाहरा वाला मामला था, 1 साल पूरा मैडम उनके पीछे लगी रही और उसको फिर फांसी घाट तक पहुँचा के साँस लिया। इस तरह की और बहुत चीज़ें हैं। टिकटॉक पे जो ख़वातीन होती हैं, उनकी वीडियोज़ अक्सर आगे पीछे हो जाती हैं, कुछ उनको ब्लैकमेल किया जाता है। वो भी जो सारा मामला है, हिना भट्ट साहिबा के पास वो आता है, देन वो फिर साइबर क्राइम और एनसीसीआईए को ऑन बोर्ड लेके तो मामलात करवाती हैं। और सियासत में तो लाज़मी बात है कि वो करारदाद हो, कोई भी किसी किस्म की भी जो एक्टिवली काम कर रही हैं पंजाब असेंबली में, हम बीट करते हैं तो अक्सर देखते हैं कि हिना भट्ट साहिबा सबसे आगे होती हैं। तो ईद की खुशियों में मैडम का हमने टाइम लिया है, क्योंकि ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा मैडम भी बिज़ी हैं, फैमिली को भी टाइम देना है, महकमे को भी, सियासतदानों को भी। तो यही पैगाम है कि ईद की जो खुशियाँ हैं वो दिल खोल के मनाएँ, और जो नाराज़ हो गए हैं, ये बड़ा अच्छा मैसेज है, उन सबसे गिले-शिकवे दूर करें और ईद जो है जाकर मिलें। आज के इस प्रोग्राम के साथ हमें भी इजाज़त दें और अल्लाह